हम लोग अपने पिछले पार्ट में देख लिए थे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखे थे। इसमें हम लोग कॉम्बिनेशन डिस्कस किए थे और डिकम्पोजिशन डिस्कस किए थे। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है कंपाउंड से। मतलब दोज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेज लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड। मतलब वैसा रिएक्शन जिसमें से कोई कंपाउंड में से मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जिसमें क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। ठीक है, कहां से, तो कंपाउंड में से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ए बी कोई कंपाउंड है, यहाँ पे कोई सी आता है। अब देखिए ये मान लेते हैं पॉजिटिव रेडिकल है, ये नेगेटिव रेडिकल है, ये पॉजिटिव रेडिकल है। अब ए से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, सी है। तो ये सी क्या करेगा, ए को डिस्प्लेस कर देगा और बी के साथ अपना कंपाउंड बना लेगा। तो कंपाउंड क्या बना लेगा, सी भी बना लेगा और ए बेचारा कहाँ आ जाएगा, साइड में आ जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को जानने के लिए आपको ये जरूर जानना होगा कि रिएक्टिविटी सीरीज होता क्या है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या कर रहा है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है। तो आपको तो पता होना चाहिए ना कि ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट कौन कौन है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट कौन कौन है, तभी तो आप क्या कर पाइएगा, पता कर पाइएगा कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, तो हम आपको कुछ लिस्ट दे रहे हैं जो कि आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये है रिएक्टिविटी सीरीज का कुछ लिस्ट है, जिसमें सबसे ऊपर कौन आता है, तो सबसे ऊपर पोटेशियम आता है। कौन आता है, पोटेशियम। उसके बाद कौन आता है, तो सोडियम आता है। उसके बाद कौन आता है, तो कैल्शियम आता है। उसके बाद कौन आता है, तो मैग्नीशियम आता है। उसके बाद कौन आता है, तो एल्युमिनियम आता है। ठीक है, उसके बाद कौन आता है, तो जिंक आता है। उसके बाद आयरन आता है। ठीक है, तो एक बार फिर से ऊपर से लिख देते हैं ताकि आपको दिखेगा। तो सबसे ऊपर पोटेशियम, पोटेशियम के बाद क्या आता है, पोटेशियम के बाद सोडियम आता है। सोडियम के बाद क्या आता है, तो सोडियम के बाद कैल्शियम आता है। कैल्शियम के बाद क्या आता है, तो कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम आता है। मैग्नीशियम के बाद क्या आता है, तो मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम आता है। एल्युमिनियम के बाद कौन आता है, तो एल्युमिनियम के बाद जिंक आता है। ठीक है, जिंक के बाद कौन आता है, तो आयरन आता है। आयरन के बाद कौन आता है, तो टीन आता है। टीन के बाद कौन आता है, तो टीन के बाद लीड आता है। और लीड के बाद कौन आता है, हाइड्रोजन आता है। हाइड्रोजन के बाद कौन आता है, कॉपर आता है। ठीक है, कॉपर के बाद कौन आता है, तो कॉपर के बाद मरकरी आ जाएगा। मरकरी के बाद कौन आ जाएगा, तो मरकरी के बाद क्या आ जाएगा, सिल्वर आ जाएगा। और सिल्वर के बाद कौन आ जाएगा, गोल्ड आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये आपका बाउंड्री है। ठीक है, इसके ऊपर वाला जो भी एलिमेंट है वो अच्छा खासा रिएक्टिव होता है, मतलब ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन के नीचे वाला जो एलिमेंट सब है ये माना जाता है ये बहुत कम रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, पोटेशियम है। उससे कम रिएक्टिव कौन है, सोडियम है। उससे कम रिएक्टिव कौन है, कैल्शियम है। इसको क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम। इसको क्या बोलेंगे, एल्युमिनियम। इसको क्या बोलेंगे, जिंक। इसको क्या बोलेंगे, आयरन। इसको क्या बोलेंगे, टीन। इसको बोलेंगे लीड। इसको बोलेंगे हाइड्रोजन। इसको बोलेंगे कॉपर। इसको बोलेंगे मरकरी। इसको बोलेंगे गोल्ड। और इसको क्या बोलेंगे, सिल्वर बोलेंगे। ठीक है, तो ये लिस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इसको पढ़ने के लिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ने के लिए। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है, मोर रिएक्टिव जाएगा और लेस रिएक्टिव को क्या कर देगा, साइड कर देगा। जैसे ए भी कोई कंपाउंड था, कोई सी एलिमेंट आया, इसमें से ए को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। क्यों डिस्प्लेस किया, क्योंकि सी जो है ज्यादा रिएक्टिव था। किससे ज्यादा रिएक्टिव था, ए से ज्यादा रिएक्टिव था। इसलिए ए बी कंपाउंड में से ए को या बाहर कर दिया और क्या बना लिया, सी बी के साथ क्या बना लिया, सी बी बना लिया। और साथ में एक कंपाउंड क्या आ गया, ए आ गया। ठीक है, ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो इसको आप डिफाइन कैसे कीजिएगा, तो डिफाइन करने के लिए क्या बोलेगा कि दोज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड। मतलब कोई कंपाउंड में से ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। एग्जांपल देखते हैं, आप बताइए कॉपर सल्फेट को देख लेते हैं। एक सबसे पहले तो कॉपर सल्फेट कौन से फॉर्म में रिएक्शन करेगा, तो ये एक्वास सोल्यूशन के फॉर्म में रिएक्शन करेगा। ये तो लिखना जरूरी है क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। तो कॉपर सल्फेट एक्वास सोल्यूशन के फॉर्म में और इसको हम रिएक्शन करा देंगे जिंक के साथ रिएक्शन करा देंगे।
अब एक बात बताइए आप हमको, ये कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है या ये जिंक ज्यादा रिएक्टिव है? तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि कॉपर क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये रहा कॉपर और ये रहा जिंक। तो आपको तो दिख गया कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है। तो रिएक्टिव ज्यादा कौन है? तो रिएक्टिव ज्यादा जिंक है। तो ये जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट बना लेगा। और साथ में ये कॉपर कहाँ बच जाएगा, अकेले बच जाएगा। ये जो रिएक्शन हुआ, इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसी रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, लेस रिएक्टिव एलिमेंट था कॉपर, ये मोर रिएक्टिव जिंक आया, लेस को डिस्प्लेस कर दिया, नया कंपाउंड बना लिया, इसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। क्लियर बात है यहाँ पे? तो याद रखिएगा जो कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है ना, ये कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है ये ब्लू कलर का होता है। कौन सा कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक ना। और जिंक जो है ये सिल्वर कलर का होता है। एक बात ये भी याद रखिएगा कि जिंक कौन से कलर का होता है, ये सिल्वर व्हाइट होता है, ठीक ना। ये सिल्वर व्हाइट कलर का होता है जिंक। और वो जिंक सल्फेट होता है उसके पास कोई कलर नहीं होता है, ठीक ना। और कॉपर जो होता है ये रेड ब्राउन कलर का होता है। तो कॉपर कौन से कलर का होता है, रेड ब्राउन कलर का। और जिंक सल्फेट कैसा होता है, तो यह क्या होता है, कलरलेस होता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा इस रिएक्शन में क्या क्या खास बात है। तो कॉपर सल्फेट का कलर याद रखिएगा, जिंक का कलर याद रखिएगा, जिंक सल्फेट का कलर याद रखिएगा और कॉपर का कलर याद रखिएगा, जो कि कौन सा कलर होता है, ये रेड ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए क्या, यहाँ पे क्या हुआ, लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर गया। कौन डिस्प्लेस कर गया, तो मोर रिएक्टिव डिस्प्लेस कर गया। और इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन, ठीक है। क्लियर बात यहाँ पे? मान लेते हैं किसी कॉपर सल्फेट के साथ अगर मैग्नीशियम रिएक्शन करता है, आप बताइए इस कॉपर सल्फेट के साथ मैग्नीशियम करेगा, कॉपर यहाँ मैग्नीशियम कहाँ, तो ऊपर से टॉप में है ये। तो क्या करा लेगा, इसको बना लेगा मैग्नीशियम सल्फेट और साथ में क्या बन जाएगा, साथ में बन जाएगा कॉपर, ठीक है। ये भी कौन सा रिएक्शन है, ये भी डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। तो आपको तो मालूम है कि कॉपर सल्फेट कौन से फॉर्म में होगा, एक्वास सॉल्यूशन के फॉर्म में होगा। ये जिंक कौन, मैग्नीशियम कौन से फॉर्म में होगा, तो मैग्नीशियम सॉलिड के फॉर्म में। यहाँ पे यहाँ जिंक भी सॉलिड के फॉर्म में होगा। ये क्या बनाएगा, तो ये एक्वास सॉल्यूशन ही बनाएगा। और कॉपर जो बनाएगा ये क्या निकलेगा, सॉलिड निकलेगा। ये भी, लेकिन एक और बात, ये भी कलरलेस होता है, ठीक है। और कॉपर का कलर कैसा होगा, तो आपको पता है कि कॉपर का कलर कैसा होगा, तो रेड ब्राउन होगा। क्लियर बात है यहाँ पे? मैग्नीशियम का कलर कैसा होगा, तो मैग्नीशियम का कलर जो है सिल्वर व्हाइट होगा। कैसा होगा, सिल्वर व्हाइट होगा। ये भी याद रखिएगा कि मैग्नीशियम का कलर जो होता है वो कैसा होता है, सिल्वर व्हाइट होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर सल्फेट से ज्यादा रिएक्टिव मैग्नीशियम आया और कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, इसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। थर्ड एग्जांपल लेते हैं कॉपर सल्फेट का। तो कॉपर सल्फेट का एग्जांपल लेते हैं। अच्छा एक बात बताइए, मान लेते हैं कि आयरन सल्फेट होता है, FeSO4 होता है, ठीक है। अब प्लस कॉपर होता है, तो यहाँ पे क्या फॉर्म करता है जरा बताइए आप उनको। तो आप गौर कीजिएगा जरा, ढूंढिए तो आयरन कहाँ पे, तो आयरन तो ऊपर है यहाँ पे, कॉपर कहाँ पे, कॉपर नीचे। ये तो ऑलरेडी ज्यादा रिएक्टिव है और ये कैसा रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है। क्या इसको डिस्प्लेस कर पाएगा, तो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, मतलब यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो आप क्या लिखिएगा यहाँ पे, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। और इस केस में आप क्या लिखिएगा, नो रिएक्शन लिखिएगा। क्या लिखिएगा, नो रिएक्शन। हम लोग क्या देख रहे हैं कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट को लेस रिएक्टिव एलिमेंट क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। और इस टाइप का जो केमिकल रिएक्शन होता है, इस टाइप के केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस टाइप के केमिकल रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। इसमें क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट को लेस रिएक्टिव एलिमेंट क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। एक और लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड को मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराते हैं। अब बताइए कॉपर ज्यादा रिएक्टिव कि मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम टॉप पे है, तो क्या बना लेगा, MgO बना लेगा, प्लस में क्या बना लेगा, Cu बना लेगा। क्लियर बात यहाँ पे, तो MgO बना लेगा और क्या बना लेगा, Cu बना लेगा। तो ये भी किसका एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल। तो डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये मेनली किस पे बेस्ड है, तो ये बेस्ड है रिएक्टिविटी सीरीज पे बेस्ड है। इसमें क्या होता है, तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा उसको लेस रिएक्टिव एलिमेंट क्या कर लेगा, डिस्प्लेस कर देगा। क्लियर है, बात समझ में आ गया होगा। तो ये आपका क्या था, ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था। पहले आप लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को क्या कीजिए, नोट कीजिए। हमारा नेक्स्ट टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में कह सकते हैं कि दोज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस एंड फॉर्म टू न्यू कंपाउंड। मतलब जिस केमिकल रिएक्शन में दो कंपाउंड अपने आयंस को क्या कर लेता है, एक्सचेंज कर लेता है,
और फिर दो नया कंपाउंड फॉर्म कर देता है, इसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जैसे AB कोई कंपाउंड मान लेते हैं और CD कोई कंपाउंड मान लेते हैं, ठीक है। अब AB कोई कंपाउंड है, CD कोई कंपाउंड है। आपको मालूम है कि कंपाउंड होगा तो रेडिकल से बना होगा, पॉजिटिव रेडिकल होगा, नेगेटिव रेडिकल होगा, पॉजिटिव रेडिकल होगा, नेगेटिव रेडिकल होगा। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो ये इसमें क्या होगा कि कोई दो कंपाउंड अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेगा, और जब आयंस को एक्सचेंज करेगा तो दो नया कंपाउंड बन जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो इसको क्या बोलेंगे कि ये कैसा रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। जैसा कि आप बताइए यहाँ पे A किसके साथ आ जाएगा, B के साथ आ जाएगा, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव के साथ आ जाएगा, और C किसके साथ आ जाएगा, तो C आ जाएगा B के साथ आ जाएगा। क्लियर बात है यहाँ पे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन क्या होता है, देयर इज दिस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस एंड फॉर्म टू न्यू कंपाउंड। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, in these types of chemical reaction, in these types of chemical reaction, two compound exchange their ion, two compound exchange their ions and form टू न्यू कंपाउंड, ठीक है। इसमें क्या होगा कि दो कंपाउंड अपना आयंस क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा, और फिर दो नया कंपाउंड फॉर्म कर देगा। इसको क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट। जैसे AB कंपाउंड था, CD कंपाउंड था, A अपना आयंस D के साथ एक्सचेंज कर लिया और ये B C के साथ कर लिया, तो एक नया कंपाउंड क्या बन गया, AD बन गया, और एक नया कंपाउंड क्या बन गया, BC बन गया। एक और बात, इंपॉर्टेंट बात ये है यहाँ पे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है यह जनरली या कॉमनली सॉल्यूशन का केस होता है। किसका केस होता है, सॉल्यूशन का केस। कैसा सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का एक पार्ट जो है इनसॉल्युबल होगा, मतलब इसमें सॉल्यूशन जो तैयार होगा उसमें एक पार्ट सॉल्युबल नहीं होगा, यह इनसॉल्युबल होगा। और इनसॉल्युबल होगा तो वो क्या होगा, जब सॉल्यूशन बनेगा उसमें से एक कंपोनेंट इनसॉल्युबल होगा तो क्या होगा, वो नीचे बैठ जाएगा, ठीक है, बीकर के नीचे बैठ जाएगा। और जब ऐसा होगा तो हम बोलेंगे क्या फॉर्म हो गया, प्रिसिपिटेट फॉर्म हो गया। तो ये बात जनरली देखा जाता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट जो भी रिएक्शन होता है वह सॉल्यूशन में होता है, और उसमें एक पार्ट जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है, और वह क्या फॉर्म कर देता है, वह प्रिसिपिटेट फॉर्म कर देता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है यूजुअली कहाँ होता है, तो सॉल्यूशन में होता है, और उसमें से जो एक प्रोडक्ट होता है वह क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। और जब एक प्रोडक्ट इनसॉल्युबल होगा तो वह क्या फॉर्म कर देगा, प्रिसिपिटेट फॉर्म कर देगा। क्या फॉर्म कर देगा, प्रिसिपिटेट। अब प्रिसिपिटेट क्या होता है, आपको हम बताए थे कि रिएक्शन के बाद जो सॉलिड मटेरियल बच जाता है या जो बीकर के नीचे बैठ जाता है, पेंदी में आ जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जनरली कहाँ होगा, सॉल्यूशन में। और क्या खास बात है इसका एक जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा, और जब इनसॉल्युबल होगा तब क्या होगा, प्रिसिपिटेट फॉर्म करेगा। मतलब जनरली आपको हर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एग्जांपल में ये देखने को मिलेगा कि वहां पे कोई ना कोई प्रिसिपिटेट है। जैसे हम बात करते हैं AgNO3 की बात करते हैं। AgNO3 मतलब क्या होता है, इसको सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। ये किसके फॉर्म में होता है, ये एक्वास सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है। इसको हम लोग रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, इसको रिएक्शन करा देते हैं सोडियम क्लोराइड के साथ करा देते हैं, ये भी एक्वास सॉल्यूशन होता है। जब ऐसा हम कराते हैं तो आप बताइए, हम डिफिनीशन के अकॉर्डिंग क्या जानते हैं कि आयंस एक्सचेंज कर लेगा, फिर दो नया कंपाउंड बनाएगा। तो ये वाला प्लस है और ये वाला माइनस है, ये वाला प्लस है, ये वाला माइनस है, तो ये इसके साथ कंबाइन कर लेगा, इसके साथ कंबाइन कर लेगा। तो AgCl के साथ तो क्या बनाएगा यहाँ पे, AgCl बना लेगा। क्या बना लेगा यहाँ पे, AgCl। और ये जो बनेगा कौन से फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा। और Na किसके साथ, NO3 के साथ, तो क्या बना लेगा, NaNO3। तो NaNO3 ये एक्वास सॉल्यूशन होगा। ये जो AgCl होगा ये कौन से फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में, और ये इनसॉल्युबल होता है क्योंकि ये जनरली सॉल्यूशन का केस है। इसमें से एक प्रोडक्ट क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा, जो कि AgCl है। तो ये जो है क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा, और ये जो है क्या बना लेगा, प्रिसिपिटेट बना लेगा, ठीक है। तो कैसा प्रिसिपिटेट होगा, इस जो प्रिसिपिटेट का कलर होगा ये व्हाइट कलर होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं,
AgCl जो कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है, और ये व्हाइट प्रिसिपिटेट फॉर्म हो गया। मतलब ये डिस्प्लेसमेंट के लिए कंपलसरी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हर जगह मैक्सिमम जगह देखा जाता है कि एक प्रोडक्ट उसमें से क्या होगा, इंसोल्यूबल होगा, और जो इंसोल्यूबल होगा प्रिसिपिटेट फॉर्म कर लेगा। तो यहाँ पे AgCl बना, और AgCl का कलर कौन सा है, तो ये यहाँ पे व्हाइट प्रिसिपिटेट फॉर्म किया। कौन सा प्रिसिपिटेट फॉर्म किया, व्हाइट प्रिसिपिटेट फॉर्म किया। क्लियर है बात, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सेकंड एग्जांपल लेते हैं, BaCl2 का एग्जांपल लेते हैं। BaCl2 बोले तो बैरियम क्लोराइड का एग्जांपल लेते हैं। इसको आप रिएक्शन करवा दो, सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करवा दो। अब देखो जरा क्या बनता है। तो आपको मालूम है ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट, पता है कि पॉजिटिव रेडिकल नेगेटिव रेडिकल, ये वाला पॉजिटिव रेडिकल, ये वाला क्या नेगेटिव रेडिकल, ये भी पता है आपको। अब बताइए पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, जरा ध्यान दो, प्लस माइनस, ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव साथ, तो क्या बनेगा, बैरियम सल्फेट बनाएगा। बैरियम का वैलेंसी क्या होता है, 2 होता है, सल्फेट का वैलेंसी 2 होता है, तो क्या बना लेगा, बैरियम सल्फेट बना लेगा। ठीक है, प्लस में यहाँ क्या बचा, Na बचा और Cl बचा। आपको पता है कि Na का वैलेंसी 1 होता है, Cl का वैलेंसी भी 1 होता है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। और आपको मालूम है कि इसमें से जो एक प्रोडक्ट होगा ये कौन से फॉर्म में होगा, सॉलिड के फॉर्म में होगा। कौन से फॉर्म में होगा, सॉलिड के फॉर्म में। तो यहाँ पे सॉलिड के फॉर्म में है बैरियम सल्फेट, ठीक ना। तो यहाँ पे किसका प्रिसिपिटेट बनेगा, तो प्रिसिपिटेट बनेगा बैरियम सल्फेट का। और बैरियम सल्फेट का भी जो कलर होता है वो कौन सा कलर होता है, तो ये सेम कलर होता है, मतलब ये भी जो है व्हाइट प्रिसिपिटेट बनाता है, और यह एक वाश सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है। ऐसे तो इक्वेशन क्या है, बैलेंस है, क्या अनबैलेंस है। तो इक्वेशन यहाँ पे क्लोरीन 2 लग रहा है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, तो अनबैलेंस है, यहाँ पे 2 लगा देंगे। क्लोरीन कितना हो गया, 2 हो गया, सोडियम भी 2 हो गया, यहाँ सोडियम 2 है, बैलेंस है, यहाँ पे सल्फेट है, बैलेंस हो गया। क्लियर बात। ये किसके बारे में था, ये डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन था। क्लियर बात यहाँ पे। तो डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि यह सॉल्यूशन में जनरली फॉर्म होगा, ठीक है, सॉल्यूशन में जो होगा जनरली, और इसमें से एक बाई प्रोडक्ट होगा। ये कौन से फॉर्म में होगा, तो बाई प्रोडक्ट जो है प्रिसिपिटेट के फॉर्म में होगा। इसको नोट कीजिए। मतलब चलिए थर्ड एग्जांपल लेते हैं, लीड नाइट्रेट। तो लीड नाइट्रेट को क्या करेंगे, जब लीड नाइट्रेट को हम रिएक्शन करा देंगे पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो आप बताइए लीड नाइट्रेट क्या हो जाएगा, नाइट्रेट हो गया, या आपका क्या हो गया, ये लीड नाइट्रेट हो गया। ठीक है, अब ये लीड नाइट्रेट को जब हम क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। तो सोचिए ये वाला प्लस, ये वाला माइनस, ये वाला प्लस, ये वाला माइनस, क्या बना लेगा, लीड आयोडाइड बना लेगा। तो क्या बना लेगा, PbI2 बनाएगा, तो PbI2 बनाएगा। अब प्लस में क्या बनाएगा, के मतलब क्या, पोटेशियम, और नाइट्रेट तो क्या बना लेगा, पोटेशियम नाइट्रेट बना लेगा, मतलब KNO3 बना लेगा। अब जरा स्टेट की बात करते हैं। लीड नाइट्रेट जो होता है ये एक वाश सोल्यूशन होता है, पोटेशियम आयोडाइड भी क्या होता है, ये एक वाश सोल्यूशन, ये भी एक वाश सोल्यूशन। और ये लीड आयोडाइड होता है ये सॉलिड होता है, क्या हो जाता है, सॉलिड। और ये भी क्या बनाएगा, एक वाश सोल्यूशन। ये भी क्या लग रहा है, अनबैलेंस लग रहा है, इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर देंगे। आप लोग बैलेंस कर दीजिएगा खुद से, क्योंकि बैलेंसिंग तो आपको आता ही है। अब बताइए सॉलिड बना है, तो ये यहाँ पे क्या फॉर्म कर रहा है, प्रिसिपिटेट फॉर्म कर रहा है। ये क्या है, इनसॉल्युबल है। और इसका जो कलर होता है, इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर येलो होता है। तो इसको क्या बोलेंगे, कौन सा कलर का प्रिसिपिटेट फॉर्म कर रहा है, ये येलो कलर का प्रिसिपिटेट फॉर्म कर रहा है। तो बात समझ में आ गया होगा, ये व्हाइट प्रिसिपिटेट फॉर्म कर रहा है, ये भी इनसॉल्युबल है वाटर में, ये भी इनसॉल्युबल है वाटर में, ये भी इनसॉल्युबल वाटर में। समझ में आ गया होगा, इसको आप नोट कीजिए, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप में। हमारा जो 5वां टाइप है केमिकल रिएक्शन का, वो है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, तो रिडॉक्स 2 वर्ड से मिलकर बना है, रेड, इस रेड से बनता है रिडक्शन, ऑक्स से बनता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसको ये भी बोल सकते हैं रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, आप इसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलो या आप इसको रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलो, एक ही क्या है बात है, दोनों में कोई डिफरेंट बात नहीं है। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, मतलब जिसमें रिडक्शन भी होता है और जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है। वैसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है, रिडक्शन भी होता है और जिसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है, उस टाइप का जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब बारी बारी जानेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, फिर रिडक्शन क्या होता है। तो पहले ऑक्सीडेशन को देखते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, फिर किसको देखेंगे, रिडक्शन को देखेंगे। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि अगर आप कोई सब्सटेंस में ऑक्सीजन को ऐड कर देते हो, ठीक ना, मतलब एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन को आप क्या कर सकते हो, ऑक्सीडेशन कर सकते हो। ठीक है, और या आप ऑक्सीडेशन को 2 तरह से डिफाइन कर सकते हो।
ऑक्सीजन के टर्म में डिफाइन करना चाह रहे हो तो बोलो कि एडिंग ऑफ ऑक्सीजन नोन एज ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन के तौर पर डिफाइन हाइड्रोजन के टर्म में डिफाइन करना चाह रहे हो तो ये भी देख सकता है रिमूवल ऑफ क्या हाइड्रोजन, मतलब ऑफ एडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस। जब कोई सब्सटेंस में हम लोग क्या करते हैं ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं, जब कोई सब्सटेंस में हम लोग ऑक्सीजन क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। या जब कोई सब्सटेंस से हम ऑक्सीजन रिमूव कर देते हैं, सॉरी हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, तब भी इसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन को जोड़ दीजिए या हाइड्रोजन को निकाल दीजिए, कहाँ से, कोई सब्सटेंस में से, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन, तो आप बताइए कि एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। या आप ये भी बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस नोन एज क्या, फ्रॉम अ सब्सटेंस नोन एज क्या ऑक्सीडेशन। मतलब आप कोई सब्सटेंस में से ऑक्सीजन ऐड कर दो या कोई सब्सटेंस में से हाइड्रोजन रिमूव कर दो, दोनों केस में उसको क्या कहा जाएगा ऑक्सीडेशन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा ऑक्सीडेशन कहा जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गया होगी ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं। तो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन नोन एज ऑक्सीडेशन केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अभी रिडक्शन केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो रिडक्शन केमिकल रिएक्शन ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें क्या बोलेंगे एडिंग ऑफ क्या, यहाँ पे ऑक्सीजन को ऐड कर रहे थे तो रिडक्शन में क्या बोलेंगे कि एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, एडिंग ऑफ क्या बोलेंगे इसमें एडिंग ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस। कोई सब्सटेंस में हाइड्रोजन को हम लोग क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, या रिमूवल ऑफ क्या, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, ठीक है। मतलब कोई सब्सटेंस में हम लोग ऑक्सीजन को क्या कर देंगे, हाइड्रोजन को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तब भी उसको रिडक्शन बोलेंगे। और कोई सब्सटेंस से जगह ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे तब भी उसको क्या बोलेंगे रिडक्शन बोलेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर हम कभी क्या करते हैं ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं और या हाइड्रोजन को रिमूव कर लेते हैं तब उसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। और जब कभी हम क्या करेंगे एडिंग ऑफ क्या कर देंगे हाइड्रोजन कर देंगे और रिमूवल ऑफ क्या कर लेंगे ऑक्सीजन कर लेंगे, मतलब हाइड्रोजन को जोड़ देंगे और ऑक्सीजन को निकाल देंगे, जिसको क्या बोले रिडक्शन। मतलब ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट में कौन है रिडक्शन है। और ये जो दोनों प्रोसेस साथ में कहीं हो जाए, अब कैसा प्रोसेस साथ में हो जाए, मतलब कोई ऐसा रिएक्शन आपको मिल जाए जिसमें एडिंग ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा हो और रिमूवल ऑफ एडिंग ऑफ हाइड्रोजन भी हो रहा हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब जब ये ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस समझ में आ गया, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। रिडक्शन वाला प्रोसेस एडिंग ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जब दोनों साथ साथ कहीं आपको दिख जाए होते हुए तो आप बोलिएगा कि यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है वो कैसा रिएक्शन हो रहा है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। कैसा रिएक्शन हो रहा है रिडॉक्स। तो ये बात आपको समझ में आ गया हो, क्लियर बात है यहाँ पे। अब इसके अलावा ये ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, इसके अलावा और एक आध चीज है जो कि आपको समझने में काफी हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो इससे पहले आपको हम एक एग्जांपल देते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन का एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है। आप बताइए ये कॉपर ऑक्साइड को देखिए, ये सुने हैं ना कॉपर ऑक्साइड को। कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या बनाएगा, ये कॉपर बनाएगा और क्या बनाएगा वाटर बनाएगा। याद रखिए कॉपर हाइड्रोक्साइड को जब किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तब क्या बनाएगा, ये कॉपर बनाएगा और क्या बनाएगा वाटर बनाएगा। क्लियर है बात, ये तो आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये कॉपर में ऑक्सीजन है, ठीक है, और यहाँ सॉरी कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ कॉपर में ऑक्सीजन नहीं है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, तो रिमूवल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन का हो गया रिमूवल, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का जब रिमूवल हो गया तो जरा खोजिए तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कहलाता है रिडक्शन। मतलब यहाँ पे आपका क्या हो गया रिडक्शन हो गया, ठीक है। बात यहाँ पे और जरा देखिए तो यहाँ पे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन था क्या, तो यहाँ पे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया है। मतलब यहाँ पे क्या हो गया है एडिंग ऑफ क्या हो गया है ऑक्सीजन हो गया है, ठीक है। आज जब यहाँ मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये प्रोसेस साथ साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ऊपर में रिडा मतलब कि रिएक्शन में दोनों काम हो रहा है,
रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, और इसलिए इस रिएक्शन को आप क्या कहिएगा, ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये तो एग्जाम्पल हो जाएगा ये किसका, तो एग्जाम्पल हो जाएगा रिडॉक्स रिएक्शन का, क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। बात समझ में आ गया, तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब बात करते हैं एक और टर्म है इसमें एक और टर्म है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा एजेंट बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। और एक टर्म को हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा एजेंट बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। जरा ये दोनों बात को समझ ले कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है जो ऑक्सीडेशन के लिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को पूछे तो क्या बताइएगा कि जो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन देता हो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या काम होता है, कोई काम को पूरा कराना, तो ऑक्सीडेशन को जो पूरा कराएगा उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। और ऑक्सीडेशन को आप कैसे पूरा करा सकते हो, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन करके या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करके। और जो रिड्यूस कराता, जो रिडक्शन को जो पूरा कराता हो उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। आप रिडक्शन कैसे करा सकते हो, तो एडिंग ऑफ हाइड्रोजन करके और रिमूवल ऑफ क्या करके, ऑक्सीजन करके। तो जरा आप बताइए इस रिएक्शन जो है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन इक्वल टू कॉपर प्लस वाटर जो फॉर्म हुआ है, इसमें ये तो इसमें कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो सबसे पहले एक बात बताइए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो जो ऑक्सीजन देगा क्या करने के लिए, तो ऑक्सीडेशन करने के लिए, जो क्या देगा, ऑक्सीजन देगा, ठीक है। तो आप बताइए जो ऑक्सीजन देगा उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। और जो क्या करेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, जो देगा, रिमूवल ऑफ क्या, ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें हमको ये जानना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है यहाँ पे और यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो यहाँ पे कौन हो जाएगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड। कौन सा हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। क्योंकि आप बताइए अगर ऑक्सीडेशन हुआ है तो इस ऑक्सीडेशन कहाँ, ऑक्सीडेशन हुआ है मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कैसे जुड़ा, उसको देने वाला कौन था, इस कॉपर ही लेके आए ना, कॉपर के पास ये ऑक्सीजन था। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड कौन सा एजेंट हो जाएगा, तो कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा अब बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो जरा आप बताइए रिड्यूसिंग एजेंट का कितना एग्जांपल है, रिड्यूसिंग एजेंट का क्या क्या है यहाँ पे, तो गौर कीजिएगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा, तो आप बताइए रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा, तो एडिंग ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। आप बताइए इसमें इसमें ये इसी में ना ऐड हो रहा है ऑक्सीजन, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये कौन सा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। कौन सा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर बात, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको समझ में आ गया, समझ में आ गया होगा बात ये वाला। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, कॉपर ऑक्साइड क्या दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, किसको, हाइड्रोजन को, क्या कराने के लिए, तो ऑक्सीडेशन कराने के लिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाइड्रोजन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे ऑक्सीजन के आने के लिए, हाइड्रोजन रिस्पॉन्सिबल नहीं, इसमें से किसका निकलने के लिए, यहाँ से अगर ऑक्सीजन निकला है तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, हाइड्रोजन रिस्पॉन्सिबल है। यही तो वो कारण है जिसके कारण ऑक्सीजन निकला कि हम इससे रिएक्शन कर लेंगे। तो यहाँ पे रिडक्शन, यहाँ पे क्या है, इसका ऑक्सीजन का रिमूवल का कारण कौन है, तो हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन कौन सा एजेंट हो जाएगा, रिमूवल ऑफ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। क्लियर बात है यहाँ पे। तो हाइड्रोजन रिस्पॉन्सिबल है, किसके रिस्पॉन्सिबल है, तो ऑक्सीजन का रिमूविंग जो हो रहा है कॉपर ऑक्साइड से, उसके लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। मतलब ये कौन सा, आप बताओ इसमें से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा तो आप इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हो ना। मतलब किसके कारण कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्साइड निकल गया, तो हाइड्रोजन कारण। हाइड्रोजन कौन सा एजेंट हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। क्लियर बात यहाँ पे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर आपसे पूछेगा कि ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कौन है, इसमें आपसे पूछा जाएगा इसमें ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कौन है। तो जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कौन है। तो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस अगर आपको बताया जाएगा, थर्ड पॉइंट इसमें एक और है, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस। ऑक्सीडाइज सब्सटेंस किसमें ऑक्सीजन आके जुड़ गया, जरा बताइए। तो हाइड्रोजन में आकर ऑक्सीजन जुड़ गया, ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस हो जाएगा, तो हाइड्रोजन हो जाएगा। अच्छा तो पूछेगा क्या, रिड्यूस सब्सटेंस कौन है, रिड्यूस सब्सटेंस। रिड्यूस सब्सटेंस तो किसमें से ऑक्सीजन निकल गया, कॉपर ऑक्साइड में से हो गया। तो मेन आपसे पूछा जाएगा एजेंट के बारे में कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो
उम्मीद है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आपको समझ में आ गया होगा। फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इसको नोट कीजिए, इसको नोट करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारा क्या, हाइड्रोजन सल्फाइड है। एग्जाम्पल चेंज करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड है। हाइड्रोजन सल्फाइड को रिएक्शन करा देंगे क्लोरीन के साथ। ये हाइड्रोजन सल्फाइड को क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बनेगा, सल्फर बनेगा और क्या बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। क्लियर बात है यहाँ पे। हालांकि ये बैलेंस नहीं, आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे 2 लगाएंगे, क्लोरीन 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे 2, हाइड्रोजन यहाँ पे 2, सल्फाइड एक बार बैलेंस हो गया। अब बताइए इसमें क्या है, हाइड्रोजन। क्या इसमें हाइड्रोजन है? नहीं। इसमें हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन नहीं है, मतलब हाइड्रोजन निकल गया। तो क्या हुआ यहाँ पे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो रिमूवल ऑफ जब हाइड्रोजन होगा तो आप इसको क्या बोलिएगा, आप इसको बोलिएगा ऑक्सीडेशन। यहाँ पे हाइड्रोजन है नहीं है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन है तो है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हो रहा है एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, और जब एडिंग ऑफ हाइड्रोजन होगा तो आप इसको क्या कहिएगा, इसको तो आप कहिएगा रिडक्शन। तो आप देख रहे हैं किस ये भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। अब पहचानना हमें है इसमें से कौन सा ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है, कौन सा रिड्यूस सब्सटेंस है। तो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कौन है, रिड्यूस सब्सटेंस कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। फिर से बात करेंगे कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो जो सब्सटेंस में ऑक्सीजन या जो ऑक्सीडेशन का डिफिनेशन क्या होगा, एडिंग ऑफ ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। दोनों में से जो हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो जो सब्सटेंस में ऑक्सीडेशन होगा उस सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज बोलेंगे। तो आप बताओ हाइड्रोजन सल्फाइड में से ना हाइड्रोजन निकल के जा रहा है, तो हाइड्रोजन का निकल के जाना क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है ना। तो ये सब्सटेंस क्या बनेगा, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस। और रिडक्शन किसको बोलते हैं, अगर कोई सब्सटेंस में हाइड्रोजन क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो आप बताइए किसमें हाइड्रोजन मिल रहा है, क्लोरीन में। तो क्लोरीन हो गया क्या, रिड्यूस सब्सटेंस। अब बात करते हैं कि एजेंट कौन है। ऑक्सीडेशन कराने के लिए हाइड्रोजन का रिमूवल कहाँ से हुआ, तो बताइए ऑक्सीडेशन कराने के लिए हाइड्रोजन का रिमूवल जो हुआ, ठीक ना। आप बताइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का डिफिनेशन क्या है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का आपको डिफिनेशन हम क्या बताते हैं कि जो ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन देता हो, ठीक है, या जो सब्सटेंस क्या करता हो, हाइड्रोजन को रिमूव करता हो। मतलब जो सब्सटेंस ऑक्सीजन देता हो या जो सब्सटेंस हाइड्रोजन को रिमूव करता हो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसका उल्टा जो कर देंगे उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। कौन सा एजेंट बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा क्लोरीन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लोरीन क्या हो रहा है, क्लोरीन में आके क्लोरीन ऐड करा रहा है यहाँ पे। तो क्लोरीन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। और ये रिड्यूसिंग एजेंट में कौन हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका रिड्यूस। तो हम लोग ये देख लिए, एक देखिए शॉर्टकट तरीका है, इसको ध्यान रखिएगा। जो ऑक्सीडाइज होगा वही रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जो रिड्यूस सब्सटेंस होगा वो वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। बस सिंपल बात याद रखिएगा। इससे आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को दिक्कत नहीं होगा, और ऑक्सीडाइज सब्सटेंस रिड्यूस सब्सटेंस आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या था, ये आपका था रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन। उम्मीद है कि आपको रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके अलावा भी जो होता है क्या होता है, और इसके अलावा भी जो होता है कुछ क्या होता है, डिफिनेशन होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग अपने क्या कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, नोट कर लीजिए।